नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएम पीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी एजीपी 2018 ज्योग्राफी सॉल्व पेपर। वो जो पेपर हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, वो आपके जुलाई 2018 में जो नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था, उसका सेट पेपर था। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है, यानी दिसंबर 2018 में जो नेट जेआरएफ का पेपर हुआ है आपका ज्योग्राफी का, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब पीडीएफ जो होगा आपका, वो लास्ट वीडियो में, यानी कि जब ये 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, तब आपको लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर 2018 नेट जेआरएफ ज्योग्राफी का पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भू स्थलाकृतिक विशेषताओं वाला क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश में बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इरोजनल प्रोसेस, यानी कि अपरदनात्मक या क्षरण प्रक्रिया का परिणाम कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार के विकल्पों में दोस्तों हमने आपको बताया है कि एक एक करके आपको देखना होता है, और जैसे ही आपको कोई एक गलत मिलता है तो जाहिर सी बात है गलत ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें इसमें है एस्कर, फियोर्ड, वी आकार की घाटी और शिप। मान लीजिए ये आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, दूसरा देखते हैं सर्क, अरेटे, प्लाया और स्टेक। तीसरा है हिमोड़। हिमोड़ आपका ये डिपॉजिट से बनता है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ये आपका विकल्प गलत हो गया। लेविस, स्लैगमाइट, मोनार्डनाक, ड्रमलिन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका स्टैलेग्माइट है, ये भी आपका डिपॉजिट प्रक्रिया का होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, यानी कि तीसरा और चौथा विकल्प तो आपका नहीं है। इसके बाद जो बनते हैं आपके एस्कर्स, फियोर्ड, वी आकार की घाटी और सिफ। ठीक है, तो जो सिफ होता है दोस्तों, ये भी आपके डिपॉजिट प्रक्रिया का ही परिणाम होता है, अतः विकल्प ए भी आपका गलत हो गया। तो आपका एक ही विकल्प बचता है 2 नंबर, तो ये आपका सही है। ठीक है, 2 नंबर विकल्प सही है दोस्तों आपका, यानी कि सर्क, अरेटे, प्लाया और स्टेक ये अपरदन के द्वारा बनने वाले स्थल रूप हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जितने भी आपके अपरदन के प्रक्रम हैं, जैसे बहता हुआ जल यानी नदी, पवन, हिमानी, परिहिमानी, भूमिगत जल तथा सागरीय लहरें, इनके द्वारा बनने वाले जो अपरदनात्मक प्रक्रिया से बनने वाले स्थल रूप और निक्षेपणात्मक प्रक्रिया से बनने वाले स्थल रूपों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन विकल्पों को सही कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्क। सर्क या इसे हिमगह्वर भी कहते हैं, इरेटे हिमानी के अपरदन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित स्थल रूप है, यानी कि सर्क या हिमगह्वर और इरेटे दोनों अपरदन से बनते हैं हिमानी के। स्टैक सागरीय तरंगों के अपरदन द्वारा निर्मित भू आकृति है। ठीक है, प्लाया शुष्क क्षेत्रों में अपरदन द्वारा निर्मित भू आकृति है। ठीक है, इसलिए आपका ये सही है। अब हम देख लेते हैं और भी जो आपके विकल्प दिए हुए हैं। एस्कर क्या होता है, हिमानी के निक्षेपण के द्वारा निर्मित भू आकृति है आपकी। ठीक है, हिमानी से बनती है। फ्योर्ड हिमानी द्वारा निर्मित घाटी का समुद्र में डूबा हुआ भाग फ्योर्ड कहलाता है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है कि फ्योर्ड किससे बनता है, तो हिमानी के द्वारा जो घाटी बनती है, जब वह घाटी समुद्र में डूब जाती है तो उसे फ्योर्ड कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों बता दें आपको कि नॉर्वे को फ्योर्ड तट वाला देश कहते हैं। ठीक है, वी आकार की घाटी नदी के अपरदन के द्वारा निर्मित होती है। सिफ ये पवन के निक्षेपण के द्वारा निर्मित होती है। हिमोड़ ये हिमनद द्वारा विभिन्न प्रकार के हिमानी पदार्थों के निक्षेप से हिमोड़ कहते हैं। बरखान, बरखान ये उष्ण शुष्क मरुस्थलीय भागों में वायु के द्वारा रेत के जमाव से निर्मित चापाकार या अर्धचंद्राकार या अनुप्रस्थ बालुका स्तूप को बरखान कहते हैं। ये दोस्तों बालुका आपको अनुप्रस्थ पकड़ना है कि अनुप्रस्थ होता है ये आपका
बरखान, ठीक है। पिनेकिल यानी कि सिखरिक, सिखरिक का निर्माण कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल के अपरदन से होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म यानी सागरीय तरंगों द्वारा तरंग के अपरदित चबूतरों के सागरवर्ती भागों पर सागरीय अवसादों के जमाव से निर्मित चबूतरों को तरंग निक्षेपित चबूतरा कहते हैं। लिवेश नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित प्राकृतिक तटबंध, इसका दोस्तों लिविस या तटबंध, ये आप नाम याद रखेंगे। इसका इंग्लिश नाम बहुत पूछा जाता है तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे तटबंध कहते हैं और इंग्लिश में इसे लेविश कहते हैं। नदी के निक्षेपण से बनता है। स्टैलेग्माइट ये कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा निर्मित भूमिगत कंदराओं के फर्श पर निक्षेप जनित स्तंभ हैं जो ऊपर यानी छत की ओर निरंतर बढ़ते जाते हैं को स्टैलेग्माइट कहते हैं। दोस्तों आपका एक स्टैलेग्माइट होता है, एक स्टैलेक्टाइट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक भूमिगत प्रदेशों में एक गुफा है, तो स्टैलेक्टाइट का मतलब होता है जो ऊपर की छत से नीचे की ओर जाता है वो स्टैलेक्टाइट होता है, और स्टैलेग्माइट जो नीचे की छत से ऊपर की ओर जाता है वो स्टैलेग्माइट कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। इन दोनों को हिंदी में आश्चुताश्म और निश्चुताश्म भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मुनारनाक ये नदी के अपरदन चक्र के अंतिम अवस्था में निर्मित समप्राय मैदान यानी कि पेनी प्लेन है, ठीक है। पेनी प्लेन में प्रतिरोधी जो शैलों के भाग अपरदन के अवशेष के रूप में यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ समान सतह से ऊपर उठे दिखाई देते हैं, उन्हें मुनारनाक कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है कि पेनी प्लेन शब्द किस भूगोलवेत्ता ने दिया था, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि पेनी प्लेन शब्द किसने दिया था, ठीक है। मुनारनाक का मतलब है कि ये आपका मैदान है, तो यहाँ पर जो ऊपर उठी यहाँ वहाँ पहाड़ी होती हैं, यही आपका मुनारनाक होता है। इसके बाद है आपका ड्रमलिन। हिमानी के निक्षेपण द्वारा निर्मित उल्टी नाव या उल्टे कटे अंडे के आकार वाले स्थल रूप को ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है स्टैलेक्टाइट या इसे आश्चुताश्म कहते हैं जो छत पर यानी ऊपर से जो लटकता है, ठीक है। और स्टैलेग्माइट यानी कि निश्चुताश्म जो फर्श पर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके कथन और कारण का है, ठीक है। तो देखते हैं अब इसे। पट्टिका उपान यानी प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंध होते हैं। जाहिर सी बात है कि प्लेट मार्जिन के सहारे ही ज़्यादातर ज्वालामुखी फटते हैं, तो ये तो आपका सही है। और इसमें दोस्तों आपको बताया था कि जब आपको पता चल गया कि ए सही है तो आपका एक विकल्प तो गलत ही हो जाता है सीधे सीधे, ठीक है। यानी कि ए गलत है, यानी चौथा विकल्प आपका गलत हो गया क्योंकि ए तो सही है आपका, ठीक है। इसके बाद दूसरा विकल्प है कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित होते हैं। यानी कि जो आपको बताइए कि प्लेटें तीन प्रकार की होती हैं। एक प्लेट ऐसी होती है जो एक दूसरे के पास आती हैं, ये अभिसारी प्लेट है जो यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। अपसारी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये अपसारी होती है। और एक प्लेट ऐसी होती है जो अगल बगल खिसकती हैं, ठीक है। तो इसे हम संरक्षी प्लेट कहते हैं। तो दोस्तों आपकी व्याख्या भी सही है, ठीक है। तो विकल्प आपका एक सही होगा, यानी कि ए और दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या भी करता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर पाए जाते हैं, यानी कि कन्वर्जेंस जो आपकी कन्वर्जेंट जो प्लेट होती है उस पर पाए जाते हैं। ये परिप्रशांत महासागरीय मेखला या विनाशी किनारे के ज्वालामुखी विश्व के ज्वालामुखी का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपचापों और समुद्र द्वीपों के सहारे पाया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरा प्रशांत महासागर है तो इसके किनारे की तरफ जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत यानी कि फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है कि अग्निवलय या ज्वालाव्रत कहाँ पाया जाता है, किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। तो ये आपको याद रखना है। यह पेटी अंटार्कटिका के एयरबेस पर्वत से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे
खासकर एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ज्वालामुखी को सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागों के सहारे अलास्का तक पहुंचती है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर एटलस उठाना पड़ेगा, एटलस उठा लीजिए और जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे आप जाते जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे भी याद हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से ये श्रृंखला मुड़कर एशिया के पूर्वी तटीय भागों के सहारे जापान के द्वीप समूह तथा फिलीपाइन द्वीप समूह के ज्वालामुख पर्वतों को सम्मिलित करती हुई पूर्वी द्वीप समूह पहुंचकर वहां पर मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो इस समय रिसेंटली तुर्की में भूकंप आया है वो अगर आपसे पूछे कोई कि किस पेटी में है तो वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही है। ठीक है, इस पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ ज्वालामुखियों का उद्भेदन अमेरिका तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा प्रशांत महासागरीय और एशियाई प्लेटों के टकराव के कारण होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका के ज्वालामुखी, उत्तरी अमेरिका के ज्वालामुखी, जापान के ज्वालामुखी और फिलीपींस के ज्वालामुखियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्लेट बाउंड्री जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी। अगर आपसे कोई प्लेट पूछे कितनी प्रकार की हैं तो वो 2 प्रकार की हैं, बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें। ठीक है, बड़ी प्लेटें आपकी 7 हैं और छोटी प्लेटें आपकी 20 हैं। ठीक है, तो उन्हें आप देख सकते हैं बुक में भी जा करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा प्रिंट मिस्टेक कर रहा है या थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है यानी कि तैरती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे दोस्तों चौथा नंबर सही है आपका, एस्थोनोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है उसमें आपका कोर है, ये आपका सी यानी कोर है। इसके बाद ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये मेंटल है आपका, ये आपका क्रस्ट है यानी सी आर यानी क्रस्ट है। ठीक है, तो जो क्रस्ट है आपका और मेंटल के बीच में यानी कि इस भाग में एक भाग पाया जाता है जो अर्ध गलित अवस्था में, उसे हम एस्थोनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो एस्थोनोस्फेयर पर ही ये आपकी क्रस्ट तैरती है। ठीक है, तो इसे आप दिमाग में रखिए अपने। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम कि स्थल मंडल के नीचे 85 किलोमीटर से कई 100 किलोमीटर की गहराई वाले भाग जिसकी चट्टानें ऊपरी भाग एवं नीचे भाग में होते हुए गलित अवस्था में होती हैं, परंतु इतनी दृढ़ अवस्था होती है कि इनसे अनुप्रस्थ भूकंपीय तरंगें अग्रसर हो सकें। ठीक है, को दुर्बलता मंडल या एस्थोनोस्फेयर भी कहते हैं। इसे एस्थोनोस्फेयर पर पर्वतीकलन करती है। इस मंडल में प्राथमिक तरंगों की गति कुछ कम हो जाती है, अतः इस भाग को जोन ऑफ लो वेलोसिटी यानी निम्न गति मंडल भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी भूगर्भीय अगला क्वेश्चन जो चौथा है वो भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है आपके जो भारत की भूगर्भिक संरचना है वहाँ से आया है प्रश्न कि सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना कौन सी है इंडिया की। कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान के अरावली क्षेत्र, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र या पंजाब का शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर ए सही है आपका, कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की शैल का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर पड़ा है। धारवाड़ क्रम शैलों का निर्माण अर्ध आर्कियन नाइस और शिष्ट शैलों के अनच्छादन से प्राप्त अवसादों द्वारा हुआ है। इनमें अवसादी नाइस और अवसादी शिष्ट शैलें सम्मिलित हैं जो आर्कियन चट्टानों की हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें आप चट्टानों पढ़ने की मिलेंगी आपको कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक है, और साथ साथ आपका टर्शियरी क्रम की चट्टानें, पुराण क्रम की चट्टानें, द्रविड़ क्रम की चट्टानें, कुछ इस प्रकार की चट्टानें आपको मिलती हैं। तो आपको क्रम पता होना चाहिए, तो आप क्रम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टान आती है।
ठीक है। और इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान, तो इस प्रकार आती हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 5वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी कारण पूछ रहा है कि सी लेवल जो परिवर्तित हो रहा है, यानी कि मान लीजिए ये महाद्वीप है आपका, सॉरी मान लीजिए कि ये महासागर है आपका, इसका तल ये है, तो इस तल में परिवर्तन कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ला रहे हैं। ठीक है, यानी नंबर 1 आइसोस्टैटिक, क्लाइमेट, सुस्टैटिक, पटल विरूपणी यानी कि ड्रियास्ट्रॉपिक। यानी कि पटल विरूपणी का तो संबंध नहीं है दोस्तों सी लेवल से। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं 3 प्रश्न, 3 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 ऑप्शन में हमारा जो क्लाइमेट है ये भी आपका गलत हो जाता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, तो अब आपका दोस्तों आंसर है तीसरा, यानी कि सुस्थितिक यानी कि यूस्टैटिक। तो अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। इसका तीसरा विकल्प सही है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सागर तल में परिवर्तन होने पर जलीय प्रक्रम यानी सरिता के अपरदन के आधार तल में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। जब सागर तल में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक परिवर्तन। और जब सागर तल में गिरावट होती है तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक। यानी सागर अगर यहाँ तक भरा हुआ है तो अगर ये बढ़कर तल ऊपर गया तो वृद्धि हुई यानी धनात्मक परिवर्तन, और ये कम हो गया अगर तो ऋणात्मक परिवर्तन यानी गिरावट हो गई। ठीक है, अब सागर तल में परिवर्तन 2 कारणों से होता है, एक तो विवर्तनिक कारण हो सकता है या जलवायु परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसे भी हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विवर्तनिक घटनाओं के तहत जब सागर तली का अवतलन या धंसाव हो जाता है, ये कह सकते हैं हम, तो सागर तटीय स्थलीय भाग का सागर तल के संदर्भ में उत्थान होता है, तो सागर तल में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। सागर तल नीचे जाता है। इसके विपरीत जब सागर तली में उत्थान या सागर तटीय स्थलीय भाग में सागर तल के संदर्भ में अवतरण होता है तो सागर तल में धनात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी सागर तल उठ जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये आपको याद रखना है कि मान लीजिए आपका स्थल भाग है, ये आपका जल भरा हुआ है और ये सागर की तली है। यदि सागर की तली नीचे जाएगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका समुद्र का तल भी नीचे आएगा। ठीक है, तो स्थल भाग आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऋणात्मक परिवर्तन है। और जब ये तली ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है सागर का तल भी ऊपर उठेगा, तो ये स्थल भाग नीचे धंस जाएगा, तो ये आपका धनात्मक परिवर्तन है। वही आपसे कह रहा है ये। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत हिमकाल के समय हिमानी जलवायु होने पर सागर तल में ऋणात्मक परिवर्तन तथा हिमकाल के अवसान यानी समाप्त होने के बाद गर्म जलवायु होने पर सागर तल में धनात्मक परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है कि अगर जल बर्फ़ बनने लगेगा तो जल का तल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब वही बर्फ़ पिघलने लगेगी तो तल ऊपर आ जाएगा। किसी भी कारण से सागर तल में धनात्मक परिवर्तन के कारण अपरदन चक्र की अवधि घट जाती है। ठीक है, आधार तक धनात्मक परिवर्तन यानी वृद्धि होने पर निक्षेपण की क्रिया अधिक होती है, जबकि ऋणात्मक परिवर्तन होने पर अपरदन चक्र की अवधि बढ़ जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है कि जब धनात्मक परिवर्तन होता है सागर तल में तो अपरदन जो चक्र की अवधि है घट जाती है, और जब सागर तल नीचे जाता है तो अपरदन चक्र की अवधि बढ़ जाती है और अपरदन की क्रिया तेज भी हो जाती है, और नदी में नवोन्मेष यानी पुनर्नवन भी हो जाता है। जो नवोन्मेष है यानी पुनर्युवन है वो 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो गतिक यानी डायनेमिक रिजुविनेशन। अब ये होता कैसे है, स्थलखंड में उत्थान हो जाए या स्थलखंड में झुकाव हो जाए या सरिता के निकास यानी जिस झील में नदी निकलती है का नीचा हो जाना। दूसरा आपका सुस्थैतिक यानी कि नवोन्मेष यानी इओस्टैटिक रिजुविनेशन। अब ये किस कारण से होता है, जब सागर तल में परिवर्तन हो। पटल विरूपणी यानी घटनाओं जैसे द्वारा सागर नितल का अवतलन या तटीय स्थलखंड में उत्थान के कारण भी हो सकता है। तीसरा है आपका हिमानीकरण के फलस्वरूप सागर तल में गिरावट के कारण भी हो सकता है। तीसरा है आपका स्थैतिक यानी स्टैटिक रिजुविनेशन। कारण
नदी के अवसाद भार में कमी हो जाना, जल वर्षा या जल द्रवित जल में वृद्धि के कारण सरिता के जल के आयतन में जल विसर्जन में वृद्धि हो जाना, सरिता अपहरण के कारण मुख्य सरिता के जल के आयतन में वृद्धि हो जाना। वैसे समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु तथा पटल विरूपणी कारणों में भी होता है। अतः ये प्रश्न का जो आंसर है संदिग्ध है, लेकिन अब जो एनटीए ने माना है हम उसे ही सही मानेंगे। तो उसने तीसरा माना था सुस्थैतिक, ठीक है, तो आपका उसी को मानना है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, तो उसे हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। कि गुटेनबर्ग या विचिर्ड असंबद्धता, असंतता या असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, दी गई है यहाँ पे। यानी गुटेनबर्ग असंबद्धता को विचिर्ड असंबद्धता भी कहते हैं, ठीक है। और ये लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट के मध्य में बीच में पाई जाती है, ठीक है। जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें आप असंबद्धताओं को देखते हैं, ठीक है। पहले आपकी होती है कोनराड, फिर मोहे, फिर रेपती, फिर गुटेनबर्ग, फिर लेहमैन असंबद्धता। ये 5 आपकी असंबद्धताएं हैं, ठीक है। तो उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता को विचिर्ड असंबद्धता भी कहते हैं। दोस्तों 6वें नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है दोस्तों। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर्स स्ट्रेस्ड ऑन द रोल लेटरल इरोजन बाय स्ट्रीम्स इन द फॉर्म्स ऑफ पेडिमेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, इनसे संबंधित जो थ्योरी दी है विद्वानों ने, तो उससे आप निकाल सकते हैं इसे। वैसे दोस्तों इसका आंसर आपका चौथा है, यानी पेज, ब्लैकवेल्डर और जॉनसन, इसके साथ साथ मॉरिस और गिलबर्ट भी शामिल थे, ठीक है। तो ये आपका सही है। दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नोट है कि राष्ट्रीय जल नीति कब कब आई है। तो 1987 में, 2002 में और 2012 में। यानी नई राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? 2012 में। दोस्तों जो ये वाला प्रश्न है आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया है कि नई राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? तो 2012 में आई थी, ठीक है। तो दोस्तों चौथा आपका विकल्प सही है। अब हम इसकी थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं, ठीक है। पेडिमेंट तथा बजादा शुष्क और अर्ध शुष्क, ये दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पेडिमेंट है और बजादा है वो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों के प्रमुख स्थल रूप हैं तथा ये प्रायः हर मरुस्थल यानी गर्म हो या अर्ध शुष्क हो में पाए जाते हैं। अब ये होते कैसे हैं? तो पर्वतीय अग्रभाग, ठीक है, यानी कि जैसे ये पर्वत है तो इसका ये अग्रभाग तथा बजादा के मध्य अपर्दित शैल सतह वाले समान ढाल वाले भाग को पेडिमेंट कहते हैं, ठीक है। इस नग्न शैल वाले भाग का विस्तार कई किलोमीटर तक होता है। पेडिमेंट का निर्माण अपक्षय और सरिता अपर्दन द्वारा विभिन्न संरचना वाली चट्टानों के कट जाने से होता है, ठीक है। बजादा तथा पेडिमेंट के ढाल में अंतर इतना कम होता है कि दूर से देखने पर अंतर नहीं होता, परंतु करीब से देखने पर अंतर स्पष्ट हो जाता है। निर्माण की दृष्टि से पर्याप्त अंतर होता है। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के निम्नीकरण अर्थात अपर्दन द्वारा होता है। पेडिमेंट तथा पर्वतीय अग्रभाग का मिलन रेखा के सहारे ढाल अत्यंत तीव्र होता है। कभी कभी यह ढाल 90 तक हो जाता है, 90 डिग्री तक, ठीक है। पर्वतीय अग्रभाग से दूर जाने पर पेडिमेंट का ढाल क्रमशः मंद हो जाता है। इस पर प्रायः मलबा का आवरण नहीं होता। पेडिमेंट के निर्माण से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत एसिलासन का पर्वतीय अग्रभाग पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण होता है, ठीक है, ये लासन कहते हैं। चादरीय बाढ़ सिद्धांत यानी सीट फ्लड थ्योरी मैगी ने दी है। दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैगी चादर में बैठकर ही खाई जाती है, तो आपको याद रहेगा चादरी सिद्धांत मैगी ने दिया।
पार्श्विक अपरदन सिद्धांत यानी लिटरल इरोजन थ्योरी बर्की, मॉरिस, पेज, ब्लैकवेल्डर और जॉनसन ने दी थी। मिश्र सिद्धांत ब्रायन, डेविस, शार्प, गिगुली, रिच, ब्रैडले, किंग तथा फेयर ने दी। तो ये दोस्तों आपको बार बार रटनी पड़ेंगी चीज़ें, तब ये जाकर के याद हो पाएंगी, तो आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, यानी 2 साइकिल थ्योरी ऑन ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन कैवर्न्स वाज प्रोपोज्ड किसने दिया है। तो इसका दोस्तों आंसर आपका डेविस है, डेविस महोदय ने दिया है। ठीक है, तो अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चूना पत्थर और गुफाओं के उद्गम से संबंधित सिद्धांत के अंतर्गत अपघर्षण का सिद्धांत यानी कोरेजन थ्योरी ये परंपरागत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के समर्थकों में लापेंट, मार्तोनी, वेलर, मैलाट आदि हैं। डेविस का द्विचक्र सिद्धांत 2 साइकिल थ्योरी ऑफ डेविस ये 1930 में दी थी उन्होंने। ठीक है, और आपको दोस्तों पुस्तक भी याद रखनी है, किस पुस्तक में दी थी, तो ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन कैवर्न नामक शोध पत्र में उपरोक्त अपघर्षण सिद्धांत की कटु आलोचना करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्वीटर्न महोदय की भौम स्तर सिद्धांत यानी वाटर टेबल थ्योरी बाय स्वीटर्न, इसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से कि इसमें टेबल दिया हुआ यानी टी आ रहा है, और इसमें स्वीटर्न यानी कि उनके नाम में, विद्वान के नाम में भी टी आ रहा है, यानी कि भौम स्तर सिद्धांत स्वीटर्न ने दिया था। इसके बाद चौथा है आपका गार्डनर का स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत। ठीक है, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी बाय गार्डनर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मैलाट का सिद्धांत, यानी 5 सिद्धांत हैं कि भूमिगत जल द्वारा जो गुफाओं का निर्माण होता है उनसे संबंधित है। तो ये दोस्तों सिद्धांत आपको एक जगह नोट करते हुए चलना चाहिए, हमेशा पूछे जाते रहे हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि विवर्तनिकी बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक है, तो दोस्तों ये आप अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये जो आपकी हैंगिंग वैली है ये आपकी हिमानी के द्वारा बनती है। यू आकार की घाटी आपको पता ही है, नदी ये भी हिमानी से बनती है। अंध घाटी ब्लाइंड वैली ये आपकी भूमिगत जल से बनती है, तो आपका आंसर होगा रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली। ठीक है, देख लेते हैं। यू आकार की घाटी और लटकती घाटी हैंगिंग वैली का निर्माण हिमानी प्रक्रम से, अंधी घाटी का चूना पत्थर शैल वाले क्षेत्रों में कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा, और विवर्तनिकी बल के द्वारा रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। अब दोस्तों इसे अगर हम एक्सप्लेन करें तो मान लीजिए कोई चट्टान है आपकी, ठीक है, तो जब इसमें खिंचाव पैदा होता है, इस चट्टान में जब खिंचाव पैदा होता है तो बीच का भाग टूट करके नीचे धंस जाता है। ठीक है, यानी कि ये इस प्रकार बन जाता है, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्ट घाटी। ये आपकी रिफ्ट घाटी है। ठीक है, तो ये विवर्तनिकी बलों के द्वारा होता है। इसके बाद दोस्तों आपका है अगला कि कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में किसके बीच पाई जाती है। दोस्तों अभी हमने आपको ऊपर बताया था क्रम। ठीक है, बाहरी और भीतरी यानी कि आउटर और इनर कोर, तो ये तो नहीं पाई जाती दोस्तों। सियाल और सीमा के बीच, सीमा और निफे के बीच, निफे आपको पता है कि कोर ही होता है, तो ये भी गलत है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच, तो दोस्तों ये भी आपका गलत है। ठीक है, कोर राड जो असंबद्धता है वो सियाल और सीमा के बीच पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो लिख रखा गया है आपको, तो यहाँ पे आपको बता दें कि बाहरी और भीतरी कोर के बीच लेहमैन असंबद्धता है, और सीमा और निफे के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता है, और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच रेपती असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं कि असंबद्धता या असंतता डिस्कंटिन्यूटी चट्टानों के घनत्व और लहरों की गति में अंतर को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि असंबद्धता या असंतता क्या होती है, यानी ये चट्टान की घनत्व और लहरों की गति में अंतर को प्रदर्शित करती हैं। लहरों की गति चट्टान के घनत्व के समानुपाती होती है,
समानुपाती दोस्तों आपको बताया है कि समानुपाती का मतलब ये है कि जब चट्टानों का घनत्व तो बढ़ता है तो लहरों की गति भी बढ़ जाती है, और जब चट्टानों का घनत्व तो घटता है तो लहरों की गति भी घट जाती है। अर्थात पृथ्वी के अंदर जाने पर चट्टानों का घनत्व तो बढ़ता जाता है, तो जाहिर सी बात है कि लहरों की गति भी बढ़ती जाती है। घनत्व में वृद्धि दबाव एवं चट्टानों के पदार्थ के अनुसार होता है। निचले मैंटल और बाह्य कोर का विभाजक सीमा गुटेनबर्ग असंबद्धता या विचर्ट असंबद्धता कहलाती है। ठीक है, यह धरातलीय सतह से 2900 किलोमीटर की गहराई पर होती है। निचले मैंटल का 5.5 घनत्व तो बढ़कर 10 हो जाता है यहाँ पर, जिस कारण भूकंपीय लहरों की गति अचानक वृद्धि हो जाती है, 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली असंबद्धताएं भी कुछ निम्न है। ठीक है, जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता, या हम कहें तो सियाल और सीमा के बीच में, जो कि क्वेश्चन है आपका। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहरविसिक असंबद्धता, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच रेपटी असंबद्धता, और ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न है आपका दोस्तों, यहाँ पे मिलान करना है आपको सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको दोस्तों पुस्तकें दी हैं, उनका मिलान करना है आपको, और इसी के अनुसार आपको विकल्प ढूंढने हैं। वैसे दोस्तों जब हमने हल किया था तो इसे हमने लगा रखा है। ठीक है, तो स्टीयर्स महोदय ने द अनस्टेबल अर्थ लिखी है, वान रिच्टहोफन ने जियोमॉर्फोलॉजी लिखी है, वुलरिज महोदय ने स्प्रेड एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी लिखी है, और प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नबरी की है। यानी पहले का तीसरा सही है और दूसरे का पहला सही है। तो दोस्तों हमने आपको ट्रिक बताई है कि इसे हल करने के लिए अगर आपको एक सही है पता है तो अब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, एक का दूसरा सही है, तो एक का दूसरा किस विकल्प में है, तो इसमें भी नहीं है, एक का तीसरा है, इसमें एक का दूसरा दूसरे विकल्प में है, तो जाहिर सी बात दोस्तों आपका यही सही है। ठीक है, यानी कि 2 विकल्प इसका सही है। तो कुछ पुस्तकें और भी दी हैं, आप इसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों पुस्तकें जब कहीं भी पूछी जाती हैं आपको एक अलग से पेज बना करके वहीं पे सारी पुस्तकें आपको लिखती हुई चलनी चाहिए और बार बार उसे रिवीजन करना चाहिए ताकि आपको याद हो सकते हैं। ठीक है, स्टीयर्स द अनस्टेबल अर्थ लिखी, रिच्टहोफन ने जियोमॉर्फोलॉजी, वुलरिज ने स्प्रेड एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी लिखी, थॉर्नबरी ने प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी लिखी। रिच्टहोफन की अन्य पुस्तकें हैं जैसे चीन का भूगोल, निर्देशिका अधिवास परिवहन, विद्यमान भूगोल की समस्याएं। स्टीयर्स की अन्य पुस्तकें हैं एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैप प्रोजेक्शन। वुलरिज की पुस्तक है ज्योग्राफर एज साइंटिस्ट, ये भी दोस्तों आप याद रखिए, वुलरिज की पुस्तक है ज्योग्राफर एज ए साइंटिस्ट। ठीक है तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इस वीडियो में यहीं तक। आज हमने दिसंबर 2018 ज्योग्राफी नेट जेआरएफ सॉल्व पेपर के 10 प्रश्न हल किए हैं। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा उसमें भी हम 10 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।